हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सकें। मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहले आता है लैंड, इसके बाद लेबर, फिर कैपिटल और लास्ट में आता है एंटरप्रीनर। तो लैंड जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें भूमि के अलावा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन को करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सीधी बात अगर हम कहें तो लैंड के बिना किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रोडक्शन का। सेकंड, लेबर दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें ऐसे लोग शामिल रहते हैं जो डिफरेंट वर्क में लगे हुए हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और वहाँ से अपना वेजेस प्राप्त करते हैं। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के जो पार्ट हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में जो चीज़ें शामिल रहती हैं, इसमें फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें आती हैं। वर्किंग कैपिटल में मनी एंड रॉ मटेरियल शामिल होता है। इस तरह से ये फिजिकल कैपिटल भी किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारा जो फोर्थ है वो है एंटरप्रीनर। ये एंटरप्रीनर जो होता है, ये बाकी के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको अरेंज करने का काम करता है और इसके बदले में इसे प्रॉफिट मिलता है और हो सकता है कभी कभी उसे लॉस भी झेलना पड़े। तो इस तरह से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रीनर। बिना इन चारों के हम किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1960 में जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट ने जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, कृषि में यूज होने वाली जो मॉडर्न चीज़ें हैं, इनको हमने मॉडर्न इनपुट्स कहा है, उनको अवेलेबल कराया था। इसके अंतर्गत सरकार ने किसानों को HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल कराए थे। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड अवेलेबल कराए थे। कृषि में यूज होने वाली जो मॉडर्न मशीनें हैं, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इनको अवेलेबल कराया था। और इरिगेशन के जो मॉडर्न साधन थे वो सरकार ने अवेलेबल कराए। इसके अलावा किसानों के लिए उनकी फसल को बेचने के लिए मार्केट वगैरह भी सरकार ने उपलब्ध कराए। और इन सब का जो इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन एग्रीकल्चर पर कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। एक तरह की क्रांति उनके प्रोडक्शन में आ गई। इसीलिए इसका नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन
दिया गया था, क्योंकि इसमें फूड ग्रेन्स का उत्पादन बहुत ही तेजी से बढ़ा था। और फूड ग्रेन्स के उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, और दूसरे नंबर पर चावल का उत्पादन था। अगर स्टेट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब में बढ़ा था, और पंजाब राज्य ग्रीन रिवॉल्यूशन को एडॉप्ट करने में उस समय सबसे पहले नंबर पर था। दूसरा पॉइंट है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। ये ऐसी कृषि होती है जिसमें एक ही टाइम में एक से ज़्यादा फसलें एक ही भूमि के टुकड़े पर पैदा की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, जिससे किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सके। आप इस फोटो में देख रहे होंगे, इसमें सनफ्लावर के साथ साथ जो बीच में जगह खाली है उसमें दूसरी मूंग या इस तरह की कोई कृषि की गई है, और इस तरह से आप देखते हैं कि ये मल्टी क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर इस फोटो के द्वारा समझाया गया है। मल्टी क्रॉपिंग फार्मर को बहुत लाभ पहुंचाती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है, और कृषि पर आने वाला जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए किसान आजकल इस पर जोर दे रहे हैं कि वो मल्टी क्रॉपिंग करें। कई बार आम के बाग हैं और बीच में गेहूं की कृषि भी कर लेते हैं। ऐसे तमाम तरीके से किसान अपनाते हैं जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्म एक्टिविटीज सबसे पहले लेते हैं। इसमें जो कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको शामिल किया जाता है। पशुपालन इसमें शामिल है, लेकिन वो केवल जो कृषि के यूज के लिए पशु पाले जाते हैं, जैसे बैल है या और इस तरह के जो कृषि में जिनका यूज किया जाता है। तो ये फार्म एक्टिविटीज हैं जिसमें कृषि करना मुख्य रूप से शामिल होता है। फोटो में आप देख रहे होंगे कुछ एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर दिखाया है, फार्म एक्टिविटीज को। नॉन फार्म एक्टिविटीज में आप समझ सकते हैं कि रूरल एरियाज में जैसे मछली पालना है, डेयरी फार्मिंग है, शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज संचालित होती हैं जिनको कि हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्टिविटीज हैं ये भी रूरल एरियाज में किसानों की इनकम को बढ़ा देती है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराती हैं। रूरल एरियाज में नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। जैसा कि आप समझते होंगे कि किसानों को कृषि करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब ये पैसा किसान कैसे प्राप्त करें, तो इसके दो सोर्स रूरल एरियाज में मेनली पाए जाते हैं। पहला फॉर्मल सोर्सेज है जिसमें बैंक वगैरह आती हैं। दूसरा है इनफॉर्मल सोर्स जिसमें लोग गांव के जमींदार से, मनी लेंडर से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर जो गांव के मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं वो तो अपना काम, उनके पास जो सेविंग्स हो जाती हैं उनसे चला लेते हैं, या फिर बैंकों से लोन ले लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्मॉल फार्मर के लिए कि वो लोन कहाँ से लें। तो स्मॉल फार्मर जो हैं वो जो गांव के मनी लेंडर होते हैं उनसे ही अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और जो रूरल एरिया के मनी लेंडर हैं वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको ये पैसा अवेलेबल कराते हैं,
और इसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। फोटो में आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सोर्स को दिखाया गया है। ये स्टेट बैंक फॉर्मल सोर्स के अंतर्गत आती है, जिससे मीडियम और लार्ज किसान अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ये मनी लेंडर, ये ऐसे किसान यहाँ से लोन प्राप्त करते हैं जो छोटे किसान होते हैं, जिनको बैंक आसानी से लोन नहीं देती है। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर लिखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।